नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। कांग्रेस को आखिरकार नया अध्यक्ष मिल गया है और 80 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे अब कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर विराजमान होंगे। लगातार कई आरोप कांग्रेस पर लग रहे थे, लेकिन चुनाव के बाद अब यह साफ हो गया है कि खड़गे के हाथ में अब कांग्रेस के अध्यक्ष पद की कमान होगी। खड़गे ने सीधे मुकाबले में शशि थरूर को भारी मतों से हराया है। मल्लिकार्जुन खड़गे की अगर बात करें तो इन्होंने 7,897 वोट से जो है हासिल किए हैं और वहीं आपको बता दें कि शशि थरूर जो है उनको सिर्फ 1,072 वोट मिले हैं। यानी कि ये बड़ी जीत, बड़ा देखिए डिफरेंस यहां पर देखने को मिला दोनों के बीच में। हालांकि मुकाबला काफी कड़ा बताया जा रहा था, लेकिन वोटों की जब गिनती हुई तो यहां पर बड़ा डिफरेंस देखने को मिला दोनों के बीच। अध्यक्ष के चुनाव के लिए कुल 9,457 वोट पड़े हैं और आपको बता दें कि इस बार सबसे बड़ी बात जो रही है कि गांधी परिवार की तरफ से कोई भी सदस्य अध्यक्ष पद की रेस में शामिल ही नहीं हुआ। ऐसा पिछले 24 साल में पहली बार हुआ है और 24 साल बाद अब ऐसा हुआ है कि गैर गांधी परिवार से अब अध्यक्ष कांग्रेस को मिला है। गैर गांधी परिवार का नया अध्यक्ष अब चुना गया है। इससे पहले सीताराम केसरी ऐसे अध्यक्ष थे जो गांधी परिवार से नहीं थे। कांग्रेस को अब नया अध्यक्ष मिल गया है। नए अध्यक्ष के हाथ में कमान होगी और लगातार जो इंतजार इतने समय से चल रहा था वो खत्म हो गया है। साथ ही साथ कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे, उन पर कहीं ना कहीं विराम लगा है। इसके साथ ही साथ अध्यक्ष पद को लेकर कई नाम मैदान में थे, अब उनकी भी कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अब खड़गे के चुनाव होने के बाद, खड़गे के जीतने के बाद इन सब बातों पर मुहर जो लग चुकी है कि अब कहा जा रहा था लगातार बीजेपी की तरफ से कि कांग्रेस गैर गांधी परिवार से अध्यक्ष नहीं चुन पाएगी और कोई अध्यक्ष गैर गांधी परिवार से नहीं बन पाएगा। लेकिन यहां पर अब ये जो बात है वो गलत साबित हुई है। 24 साल बाद कांग्रेस को एक अध्यक्ष ऐसा मिला जो गांधी परिवार का नहीं है। तो ये आज का कह सकते हैं कि सबसे बड़ी खबर आज की रही। कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ में अब कांग्रेस की जिम्मेदारी होगी। उनको बड़ी बहुमत हासिल हुई है। हालांकि लगातार यही कहा जा रहा था कि शशि थरूर का मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ कांटे का मुकाबला है, लेकिन जो वोटों के बीच में अंतर जो देखने को मिला वो अंतर ये स्पष्ट तौर पर कह रहा है कि बड़ी जीत मल्लिकार्जुन खड़गे को मिली है। ज्यादा सहमति लोगों की मल्लिकार्जुन खड़गे को मिलती हुई नजर आई है। उनके पक्ष में ज्यादा वोट गए हैं, जबकि अगर थरूर की बात करें तो 1,000 वोट में ही वो सिमटते नजर आए। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे को 7,000 से ज्यादा वोट मिले, जो कि अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि। और कांग्रेस में लगातार पिछले 24 साल से कोई ऐसा अध्यक्ष नहीं बना था जो गैर गांधी परिवार का हो। तो ये बड़ी चीज यहां पर देखने को मिली। कांग्रेस के ऊपर लगातार आरोप लगते रहे हैं कि कांग्रेस परिवारवाद की राजनीति से बाहर नहीं आ पाती है और इसी वजह से देखिए पिछले दिनों भी हमने देखा किस तरीके से कांग्रेस के कई बड़े नेता कांग्रेस का दामन छोड़कर चले गए, कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। लंबे समय से कांग्रेस के साथ जो रहे उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा और अपनी नई पार्टी बनाई। लेकिन अब देखिए यहां पर कांग्रेस को मजबूत करने का फिर से एक प्रयास यहां पर किया गया है और गांधी परिवार से बाहर का आज अध्यक्ष कांग्रेस को मिल गया है। 80 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं और खड़गे का सीधा मुकाबला शशि थरूर से देखने को मिला। लंबे समय से ये पूरी जंग चल रही थी। काफी लंबे समय से कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर चर्चाएं चल रही थी कि आखिर कौन कांग्रेस का अध्यक्ष होने वाला है, किसके हाथ में कमान आने वाली है। और अब इन तमाम सवालों पर विराम लग गया है। खड़गे को अध्यक्ष चुना गया है और ये बड़ा मुकाबला यहां पर देखने को मिला। हालांकि कहा जा रहा था कि मुकाबला काफी कड़ा थरूर और खड़गे के बीच में है, लेकिन जिस तरीके से ये फैसला सामने आया वो बिल्कुल अलग था। चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए आपको राजनीतिक सफर बता देते हैं खड़गे का। 21 जुलाई 1942 को कर्नाटक के बीदर जिले में जन्मे हैं खड़गे। ये इनका राजनीतिक सफर आपको बता रहे हैं कितना लंबा सफर उनका राजनीति में रहा। नूतन विद्यालय से उन्होंने स्कूली अपनी पढ़ाई जो है उसको पूरा किया और राजनीति के करियर में किस तरीके से उनका सफर आगे बढ़ा उसकी पूरी जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। खड़गे अब सबसे ऊंचे पद पर विराजमान है। गवर्नमेंट कॉलेज से की कानून की पढ़ाई। कांग्रेस में अभी इनका पद जो है
अध्यक्ष का है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं खड़गे। ऐसे में कांग्रेस की तमाम जिम्मेदारियां अब खड़गे के हाथ में होंगी। खड़गे का राजनीतिक सफर आपको लगातार बता रहे हैं। 1972 में पहली बार विधानसभा चुनाव इन्होंने लड़ा, 9 बार विधायक रहे। तो देखिए ये जो पूरा राजनीतिक सफर है ये खड़गे का हम आपको बता रहे हैं कितना लंबा राजनीतिक सफर रहा। 3 बार सांसद चुने गए हैं, 9 बार विधायक चुने गए हैं। तो ये राजनीति की हम बात लगातार कर रहे हैं। क्या राजनीति में उनका उतार चढ़ाव रहा। 2020 में कर्नाटक से राज्यसभा निर्वाचित हुए और इसके बाद राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी खड़गे रहे हैं। और ये बहुत अहम और बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है जो हम आपको बता रहे हैं। 21 जुलाई 1942 को कर्नाटक के बिदर में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद राजनीति के सफर की शुरुआत हुई। स्कूलिंग उन्होंने कंप्लीट की, इसके बाद कॉलेज की पढ़ाई की, फिर राजनीति में कदम रखा और सबसे बड़ी बात देखिए 9 बार विधानसभा में चुनाव जीता। इसके बाद 3 बार सांसद रहे। तो लगातार ये उपलब्धियां आपको बता रहे हैं राजनीतिक सफर की। खड़गे का राजनीतिक सफर काफी महत्वपूर्ण रहा और राजनीति की अच्छी खासी जानकारी, अच्छी खासी पकड़ राजनीति में उनकी है। उनको हर कोई जानता है उनके नाम से। आज कांग्रेस को एक अध्यक्ष गैर गांधी परिवार से खड़गे के रूप में मिला है और लगातार तमाम विपक्षी पार्टियां जैसे कांग्रेस को घेर रही थी, कहीं ना कहीं अब उस चीज पर विराम लगेगा। तो ये राजनीतिक सफर हमने आपको दिखाया खड़गे का। आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के आने से पहले योगी आदित्यनाथ जो है वो लगातार अयोध्या के दौरे पर पहुंचे हुए हैं और वहां पर तमाम जानकारियां लेते नजर आए हैं। रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन करके साकेत महाविद्यालय, सरयू आरती स्थल और दीपोत्सव स्थल पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने निरीक्षण किया, हेलीपैड का निरीक्षण किया, तैयारियों का जायजा लिया। देखिए प्रधानमंत्री मोदी का दीपोत्सव पर अयोध्या आने का प्लान है और उससे पहले खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। यहाँ पर तमाम जो तैयारियां हैं प्रधानमंत्री मोदी के आने से पहले दीपोत्सव को लेकर, उन तैयारियों का जायजा सीएम खुद लेते नजर आए। तस्वीरें आप देखिए, अधिकारियों से पूरी जानकारी सीएम ने ली है, विस्तार से पूरी जानकारी ली है कि आखिर किस तरीके से पूरा प्लान तैयार किया जा रहा है, किस तरीके से कार्यक्रम को अंजाम दिया जा रहा है, दीपोत्सव को किस तरीके से भव्य बनाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए लगातार दीपोत्सव जो है अयोध्या में मनाया जाता है और यहाँ पर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दीपोत्सव में बनेगा। इससे पहले भी हमने जब पिछली बार दीपोत्सव की तस्वीरें देखी थी, इतनी भव्य, इतनी दिव्य, हर कोई यही चाहता है कि अयोध्या जाए, दीपोत्सव का साक्षी बने। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे और उनके आने से पहले खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और पूरी तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया, तमाम अधिकारियों के साथ बातचीत की। सरयू अतिथि भवन में अधिकारियों के साथ साथ राम कथा पार्क और राम पैड़ी परिसर का जायजा सीएम ने लिया और साथ ही दीपोत्सव के उद्घाटन सत्र को ध्यान में रखकर मुक्त आकाशीय राम कथा पार्क में छाया करने की व्यवस्था का निर्देश दिया। तो इस तरीके से तमाम इंतजाम यहां पर किए जा रहे हैं। संवाददाता प्रियम पाठक हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। प्रियम, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं अयोध्या, पूरी जानकारी ले रहे हैं अधिकारियों से, हर अपडेट ले रहे हैं कि क्या तैयारियां की जा रही हैं, कैसे यहां पर दीपोत्सव को भव्य और दिव्य बनाना है, उसको लेकर क्या क्या इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल आकांक्षा, देखिए इस बार अयोध्या की जो दीपावली है वो और भी भव्य होने वाली है और एक नया विश्व रिकॉर्ड जो है वो अयोध्या बनाने जा रही है, जिसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं उसकी लगातार अगर आप देखें तो खुद समीक्षा जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। एक हफ्ते में दूसरा दौरा था आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या का, जब वो वहां पर पहुंचे और तैयारियों की उन्होंने समीक्षा करी, वहां पर देखा, खुद ग्राउंड पर गए, जो व्यवस्थाएं थी, जो मंच लगे हैं उसको उन्होंने देखा, कहाँ पे पब्लिक होगी, कहाँ पे वीवीआईपी लोग रुकेंगे। चूंकि 23 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बार जो है वो अयोध्या पहुंच रहे हैं, वहां पर पहुंच के वो भव्य दीपोत्सव का नज़ारा वो खुद देखते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर भी तैयारियां जो हैं वो सभी मुकम्मल करने के प्रयास किए जा रहे हैं और लगातार अगर कहें तो आप तैयारियों को अंतिम रूप देने की तैयारियां जो हैं वो चल रही हैं और इसी के चलते आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। इस बार जो लक्ष्य रखा गया है वो 18 लाख दीपों का रखा गया है कि 18 लाख दिए जो है वो अयोध्या में दीपावली के दिन जो है वो जलाए जाएंगे, जिसमें 15 लाख दिए जो है वो राम की पैड़ी पर होंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक अपना नया विश्व रिकॉर्ड जो है वो अयोध्या बनाने जा रही है और उसी के चलते क्या कुछ तैयारियां हैं उसकी समीक्षा करते हुए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो नजर आए हैं। खुद उन्होंने जाके सभी तैयारियों को बाकायदा देखा है कि किस तरीके से क्या कुछ तैयारियां हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम कई तरीके के रखे गए हैं जिसमें विदेश के कलाकार जो हैं वो भी वहां पर जो है अभिनय करते हुए नजर आएंगे। कई अन्य जो प्रदेश है वहां के कलाकार जो हैं वो आपको अभिनय करते हुए नजर आएंगे। तो उन सबको लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, प्रधानमंत्री का क्या कुछ पूरा कार्यक्रम रहेगा, किस तरीके से वो आएंगे, मिनट टू मिनट कार्यक्रम के हिसाब से उनकी
उनके क्या रूट रहेंगे, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, एसपीजी की सुरक्षा होगी, अतिरिक्त बल जो है सुरक्षा के वो कई कंपनियां जो हैं उनको डिप्लॉय किया गया। तो इन सभी चीजों को लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के अंदर समीक्षा किया है और वहां पर तैयारियों का उन्होंने देखा है कि किस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं, ताकि जो एक लक्ष्य रखा गया है कि नया विश्व रिकॉर्ड बनाया जाए वो जो है कह सकते हैं कामयाब हो। और उसी को लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे थे, अधिकारियों के साथ में उन्होंने बैठक की है, वहां पे उनसे जाना है कि क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई, सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम किए गए हैं, लोगों के आने जाने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, प्रधानमंत्री का क्या रूट रहेगा। तो इन सभी चीज़ों को लेकर आज उन्होंने वहां पर जमीनी तौर पर जायजा लिया है, ग्राउंड जीरो पर वो पहुंचे हैं और खुद उन्होंने वहां पर समीक्षा करी है और तैयारियों को जो है उन्होंने देखा है। कई तरीके के जो परिवर्तन है उसके भी निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साफ तौर पर नजर आए हैं कि कहां पर क्या चीजें होनी चाहिए, उसको भी वो साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देशित करते हुए नजर आए। तो काफी अहम आज का ये दौरा और कह सकते हैं काफी अहम इस बार की अयोध्या की ये दीपावली रहने वाली है। आकांक्षा बिल्कुल, और देखिए हर बार इसी तरह से नजारा तो देखने को मिलता है, लेकिन इस बार खुद प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि तमाम जो जिम्मेदारियां हैं जो अधिकारियों को दी हैं वो समय पर पूरी कर ली जाएं। और सबसे बड़ी बात प्रियम देखिए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी खुद पहुंच रहे हैं तो ऐसे में सुरक्षा का प्रोटोकॉल भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और जिस तरीके से भव्य यहाँ पर पूरा आयोजन किया जाता है, जितना दिव्य ये नजारा होता है, बड़ी संख्या में लोग इसके साक्षी बनने के लिए वहां पहुंचते हैं, तो ऐसे में सुरक्षा बहुत ज्यादा कड़ी करने की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल आकांक्षा, देखिए इस बात का मैंने पहले ही जिक्र किया कि आज जहां पर एक तरफ उन्होंने सभी तैयारियों का देखा, उन्होंने समीक्षा करी, वहीं सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजामात रहेंगे, आम जो पब्लिक आएगी उसके बैठने की, उसकी सुरक्षा की, उसकी जांच की क्या कुछ मानक जो है वो रखे गए हैं, प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा होगी उसको किस तरीके से रखा जाएगा, एसपीजी की जो टीम्स आएंगी वो खैर अपने हिसाब से सुरक्षा व्यवस्था को देखेंगी, लेकिन इसके अलावा जो लोकल पुलिस है और यूपी पुलिस जो है उसको वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बनाना होगा। इंटेलिजेंस की जो यूनिट्स है उनको एक्टिव रखा गया है, वो पूरी तरह से जो है वो अलर्ट नजर आएंगी कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में हो तो उस समय किसी भी तरीके की कहीं पे कोई गड़बड़ी ना हो। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर काम यहाँ पर पूरा पर्याप्त तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या इंतजाम देखने को मिल रहे हैं, क्या तैयारियों को लेकर खाका तैयार किया गया था उसी तरह से हो रही कि नहीं हो रही, इसको लेकर खुद सीएम पहुंचे हैं और पूरी जानकारी आज उन्होंने ली है। चलिए प्रियम, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर जिले के कस्बा संग्रामपुर उर्फ उनबल के कार्यालय भवन और बाईपास सड़क का लोकार्पण किया है और उस दौरान उन्होंने स्वच्छता और विकास में नागरिकों की जो भूमिका है उसको निर्वहन करने की अपील की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विकास करना सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है। जनप्रतिनिधि का कर्तव्य है कि सरकार की सभी योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के जन जन तक पहुंचाएं, और लेकिन हमें एक बात याद रखनी होगी कि इन सभी के साथ हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। विकास के लिए सभी लोगों को मिलकर अपनी नागरिकता की जिम्मेदारी जो है उसका पालन करना होगा और एक नागरिक होने की जो जिम्मेदारियां होती हैं उसको बेहतर तरीके से पालन करना होगा। मुख्यमंत्री बुधवार को कस्बा संग्रामपुर उर्फ उनबल में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर उन्होंने 2.12 करोड़ से बने नगर पंचायत के भवन और 20.27 करोड़ से निर्मित उनबल बाईपास मार्ग का लोकार्पण करने के बाद लोगों को संबोधित किया। इस दौरान संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि स्वच्छता का प्रभाव बहुत अधिक होता है, ये हमारे स्वास्थ्य, गांव और कस्बे की पहचान से जुड़ा होता है। यदि कस्बे और नगर में गंदगी होगी तो हमारे बारे में लोगों की धारणा गलत होगी, सफाई होगी तो धारणा बदलेगी। तो इस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वच्छता के लिए भी लोगों को प्रेरित किया और लोगों को ये बताया कि स्वच्छता बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। साफ सफाई जहां पर होती है वहां के लोगों के लिए धारणा लोगों की कुछ अलग तरह की होती है। कस्बा संग्रामपुर को अपना कार्यालय भवन और बाईपास का उपहार मिला है। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। दीपावली आप सबके लिए मंगलमय हो, इसकी भी कामना करता हूं। कस्बा संग्रामपुर गोरखपुर का सबसे बड़ी ग्राम पंचायतों में से एक हुआ करती थी। जब 2017 में नगर पंचायतों के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो हम लोगों ने सबसे पहले प्रदेश के अंदर
कस्बा संग्रामपुर को नगर पंचायत के रूप में गठन किया था। पूर्व मुख्यमंत्री रहे और समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहे मुलायम सिंह यादव की अस्थियां आज संगम में विसर्जित कर दी गई हैं। उनके पुत्र और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने परिवार समेत संगम पहुंचकर उनकी अस्थियों को वैदिक मंत्रोच्चारण और विधि विधान के साथ संगम में प्रवाहित किया है। इस दौरान चाचा शिवपाल यादव समेत धर्मेंद्र यादव, प्रतीक यादव आदि मौजूद रहे। बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, स्थानीय नेता और इसके अलावा वरिष्ठ पदाधिकारी और मुलायम सिंह यादव के परिवार के तमाम सदस्य इस दौरान मौजूद रहे। ये तस्वीरें भी आप देखिए किस तरीके से इतने बड़ी संख्या में सभी पहुंचे हुए थे। संगम पर अस्थि विसर्जन के दौरान हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। अस्थि विसर्जन के लिए बनाए गए वीआईपी नौका पर सपा जिलाध्यक्ष योगेश चंद्र यादव को छोड़कर किसी भी सपा नेता को प्रवेश नहीं दिया गया। सपा के विधायकों को भी बाहर ही रोक दिया गया था और यहां पर अस्थि विसर्जन फिर किया गया। पूरा परिवार यहां पर मुलायम सिंह यादव का एकजुट नजर आया और अस्थि विसर्जन यहां पर किया गया। विसर्जन के दौरान बड़ी संख्या में यहां पर भीड़ नजर आई और इससे पहले भी हमने दिखाया किस तरीके से हरिद्वार में भी अस्थि विसर्जन किया गया, जहां पर नेताजी की अस्थियों को विसर्जित किया गया। हर व्यक्ति का जो माता पिता होता है तो उसमें कहना क्या है, आप बताइए। किस तरह से याद कर रहे हैं उनको आज? उनको हर तरह से याद किया जा रहा है, पूरे देश याद कर रहा है। कि जो सियासी विरासत है उसको प्रतीक जी किस तरह से आगे बढ़ाएंगे? अब देखिए, सियासी विरासत में मैं सियासत में क्योंकि हूँ नहीं, मैं तो अपना काम, मेरा पिछले कई वर्षों से कुछ और रहा है। मैं तो बिजनेस में हूँ और अभी से नहीं, कई वर्षों से हूँ। तो सियासी विरासत तो नेताजी की बहुत बड़ी है और बढ़ती ही रहेगी। तो देखिए लगातार तैयारियां जो हैं यहां पर तो विसर्जन के दौरान आपने देखा कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ उमड़ी और इसी तरह का नजारा हरिद्वार में भी देखने को मिला। जब हरिद्वार में अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम रखा गया तो वहां पर बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ता एक साथ इकट्ठे हो गए और ऐसे में फिर कार्यक्रम में बदलाव करना पड़ा, क्योंकि वहां पर भीड़ इतनी ज्यादा हो गई थी कि कार्यक्रम वहां पर शांति के साथ नहीं हो पा रहा था। ऐसे में फिर बदलाव कार्यक्रम में किया गया और अब ये देखिए तस्वीरें, संगम नगरी में उनका पूरा परिवार यहां पर पहुंचा हुआ था। परिवार के कई सदस्य पहुंचे हुए थे। अखिलेश यादव भी मौजूद थे, उनके साथ साथ उनकी पत्नी मौजूद थी, साथ ही साथ चाचा शिवपाल यादव मौजूद थे। परिवार के कई सदस्य यहां पर मौजूद थे और यहां पर अस्थि विसर्जन किया गया। मुलायम सिंह यादव की अस्थियां विसर्जित की गई। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच अखिलेश यादव ने अस्थियां संगम में विसर्जित की और नेताजी को हर कोई यहां पर याद करता हुआ नजर आया। पूरा परिवार यहां पर दिखा एक साथ और आपको बता दें कि पूरे विधि विधान के साथ यहां पर अस्थियों को प्रवाहित किया गया। इस दौरान अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, प्रतीक यादव रहे मौजूद और साथ ही साथ बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कई नेता, कई कार्यकर्ता, पदाधिकारी, विधायक यहां पर मौजूद रहे। इतनी बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे। मुलायम सिंह यादव के प्रति ये उनका प्यार और सम्मान ही है कि लगातार जब भी मुलायम सिंह यादव से जुड़ा कोई भी कार्यक्रम, उनकी निधन के बाद से ही तस्वीर हम लगातार इसी तरह से देख रहे हैं, जब भी कोई कार्यक्रम उनका होता है तो बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। और तस्वीरें भी आप देखिए किस तरीके से पोस्टर लेकर भी लोग सड़कों पर भी खड़े नजर आए। संगम नगरी में मुलायम सिंह यादव की धूम देखने को मिली। नेताजी को हर कोई याद करता नजर आया और ये नज़ारा जिस तरीके से यहाँ पर देखने को मिला, हर कोई ये कह रहा था कि नेताजी के फैंस, नेताजी के समर्थक उनसे बहुत प्यार करते हैं। और देखिए लगातार इसी तरह से जो प्यार है तमाम समर्थकों का, तमाम कार्यकर्ताओं का, वो इसी तरह से देखने को मिलता है। इससे पहले हरिद्वार में भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिली थी। बड़ी संख्या में हरिद्वार में भी लोग पहुंचे थे, भीड़ इकट्ठा हुई थी और समाजवादी पार्टी ने देखिए यहाँ पर प्रयागराज में अस्थि विसर्जन को लेकर पहले ही जानकारी दी थी और निकलने से पहले भी बताया था। शोएब रिजवी हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। शोएब, देखिए अस्थियां विसर्जित कर दी गई हैं, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नजर आए, उनको पहले से अलग की जानकारी थी, जिसके बाद देखिए इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो समाजवादी पार्टी से जुड़े आसपास के इलाकों के, आसपास के जिले के लोग हैं,
वो वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में पहुंच गए थे। हालांकि जो अखिलेश है वो पूरे परिवार के साथ मुलायम सिंह की अस्थियां लेकर के संगम पहुंचे। वीआईपी एक घाट है वहाँ पर पहुंचे और वहाँ पर बड़ी संख्या में जो समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग हैं उन्होंने श्रद्धांजलि दी। हालांकि और भी गणमान्य लोग वहाँ पे मौजूद थे और उसके बाद वीआईपी घाट से रिसीवर के जरिए जो संगम की त्रिवेणी है वहाँ पर उनकी अस्थियों को ले जाया गया। विधिवत वहाँ पे पूजा पाठ किया गया मंत्रोच्चार के साथ और उसके बाद अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव इन लोगों ने जो मुलायम सिंह की अस्थियां हैं उसे गंगा में विसर्जित कर दिया। तो इस तरह से कह सकते हो कि कहीं न कहीं उनके लिए एक दुख भरा पल जरूर था, लेकिन बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग लगातार इस बीच में मुलायम सिंह अमर रहे, जो नारे लगाते रहे, उनको याद करते रहे। बहुत से ऐसे समर्थक भी थे जो कहीं न कहीं दुखी थे, उनकी आंखों में आंसू भी थे और इस तरह से आज कह सकते कि संगम नगरी में बाकायदा जो उनकी अस्थियां हैं वो ले आई गई और पूरे विधि विधान के साथ पूजा पाठ के साथ जो उनके पुजारी हैं उन्होंने पूरी क्रिया करवाने के बाद जो अस्थियां बिल्कुल शोएब, तो यहाँ पर जो प्यार है समर्थकों का एक बार फिर से देखने को मिला। हमने वो तस्वीर भी देखी जब अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे, समर्थक पहुंचे और अब ये तस्वीर भी हमने देखी कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे। चले, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। आज उन्होंने गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन किया और इस बार आपको बता दें कि डिफेंस एक्सपो में दुनिया रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की झलक देखेगी। एक से बढ़कर एक मारक हथियार और रक्षा के साजो सज्जा वाले सामान यहाँ पर देखने को मिलेंगे और जिसके लिए कभी हम दूसरे देशों पर निर्भर हुआ करते थे वो इस बार यहीं पर हमें भारत में देखने को मिलेंगे। वो अब अपने देश में बनने लगे हैं और वो भारत का मान बढ़ाएंगे, भारत का जो कह सकते हैं कि सम्मान और प्रतिभा बढ़ाते नजर आएंगे। ताकत भारत की इनसे बढ़ेगी। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार का डिफेंस एक्सपो जिस तरीके से रहा उसको लेकर कई बातें कही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस बार का डिफेंस एक्सपो बहुत अलग है। डिफेंस एक्सपो के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने स्कूल का भी जिक्र किया, स्कूल का एक्सीलेंस का शुभारंभ किया और बच्चों के साथ क्लासरूम में बैठकर क्लास भी अटेंड की। वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी आज, किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी बच्चों के बीच बैठे थे और बच्चों के बीच बैठकर क्लास उन्होंने अटेंड किया। तो आज प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधन के दौरान 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात की। एक तो देश जिस तरीके से आधुनिक हो रहा है, जिस तरीके से डिफेंस एक्सपो में कई सारे ऐसे रक्षा को लेकर हथियार तैयार हो रहे हैं जिससे कि भारत अब रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होगा, जिसकी झलक दुनिया देखेगी। पहले भारत और देशों पर निर्भर रहता था। रक्षा के क्षेत्र में अगर कहें तो भारत और देशों से तमाम चीज़ें लेता था और तमाम जो हथियार हैं वो दूसरे देशों से हमें लेने पड़ते थे। लेकिन इस बार का जो डिफेंस एक्सपो है उसमें जिस तरीके से खास चीज़ें बनाई गई हैं रक्षा के क्षेत्र को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए, वो बहुत महत्वपूर्ण है और प्रधानमंत्री मोदी ने उसका जिक्र भी किया है अपने संबोधन के दौरान। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा इस बार का डिफेंस एक्सपो बिल्कुल अलग होने वाला है। इसके साथ ही दुनिया को लेकर देखिए जिस तरीके से दुनिया में आधुनिकता की ओर दुनिया बढ़ रही है रक्षा के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में, उसी तरह से भारत भी अब कदम से कदम मिला रहा है। भारत भी लगातार शक्तिशाली देशों की ओर आगे बढ़ रहा है और दुनिया अब ये नज़ारा देखेगी किस तरीके से डिफेंस के क्षेत्र में भारत लगातार बेहतर काम कर रहा है, लगातार नई नई तकनीकें ईजाद कर रहा है। भारत में लगातार कोशिश की जा रही है कि नए नए हथियार यहाँ पर बन सकें ताकि हम भी रक्षा के क्षेत्र में किसी से बिल्कुल पीछे ना हो। और जिस तरीके से हमारे देश में लोगों के काम करने की ताकत है, जिस तरीके से टैलेंट लोगों के अंदर है, वो अब दुनिया देख पाएगी। दुनिया की भारत से अपेक्षाएं इससे बड़ी हैं। डिफेंस एक्सपो जिस तरीके से इस बार देखने को मिला उससे अब दुनिया में और लोगों के सामने भी ये साफ हो पाया है कि भारत आत्मनिर्भर हो गया है। संवाददाता नितिन हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। नितिन, देखिए डिफेंस एक्सपो को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि इस बार का डिफेंस एक्सपो अलग है, बेहतरी यहां पर देखने को मिली है, आत्मनिर्भर अब भारत हो रहा है रक्षा के क्षेत्र में। देखिए बिल्कुल, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है गुजरात के दौरे पे थे तो वहाँ जो है इन्होंने आत्मनिर्भर की जो बात कही थी तो उसको देखते हुए जो तमाम पहले स्कूल के अंदर गए थे, स्कूल में बच्चों के साथ में बैठ के उन्होंने बातचीत की थी, पीछे बैठ के देख रहे थे जिस तरीके से बच्चे वहाँ पर जो है कार्य कर रहे थे और बच्चे ब्लैक बोर्ड द्वारा वहाँ पर काम कर रहे थे। तो उसको देखते हुए उन्होंने साफ किया कि आत्मनिर्भर की जो बात इसमें चली है कि आखिरकार जिस तरीके से बच्चे यहाँ पर पढ़ने लिखने की जो बात थी उसमें उन्होंने की है।
बिल्कुल। और साथ ही साथ देखिए नितिन, एक तस्वीर हमने देखी दिन में कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी बच्चों के बीच पहुंचे हुए हैं, और ऐसी तस्वीरें कई प्रधानमंत्री मोदी के हम देखते रहते हैं अक्सर कि प्रधानमंत्री मोदी बच्चों के बीच पहुंचते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आज तो प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चों के बीच पहुंचकर क्लास तक अटेंड की है। देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से आए दिन जो तस्वीरें यहाँ सामने आती, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बच्चों के साथ में बैठ के वो बातचीत करते थे और हमेशा उनको जो है चाहे मन की बात हो या कुछ भी बात कही जाए तो उससे जो है बातचीत करते थे। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जो है क्लास रूम के बिल्कुल अंदर बच्चों के बीच पहुंचे, बच्चों की क्लास को अटेंड किया, समझा कि किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। चलिए नितिन, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।